हमारा लेक्चर है मैकेनिक्स सेक्शन के ऊपर। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे कहा था कि मैकेनिक्स सेक्शन फिजिक्स के अंदर सबसे टफ और डिफिकल्ट सेक्शन है, तो इसीलिए हमने मैकेनिक्स में जितने भी बेसिक टर्म्स है और जितने भी टर्म्स के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे टर्म्स हम आज मैकेनिक्स सेक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है, तो आज का लेक्चर और इसके बाद जो एक और लेक्चर होने वाला है, मतलब मैकेनिक्स के ऊपर हम टोटल 2 लेक्चर लेने वाले हैं और दोनों के दोनों लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर मैकेनिक्स से और मैकेनिक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स की डेफिनेशन, मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक ब्रांच है साइंस की। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of forces, underline to the word forces and their effect acting on a rigid body, underline to the word again rigid body. The body is in motion or at rest condition. अगर कोई बॉडी मोशन में है या फिर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स और फोर्स का इफेक्ट, इन सब चीजों का स्टडी, मतलब ये सारी स्टडी हमें कहाँ करनी है? मैकेनिक्स के अंदर करनी है। यहाँ पर एक और वर्ड हमने देखा कि वो है रिजिड बॉडी। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शनरी लेक्चर लिया था, स्टार्टिंग वाला लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने लिया था, तो लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने 3 डेफिनेशन आपको बताई थी कि एक इलास्टिक बॉडी की, दूसरी प्लास्टिक बॉडी की और तीसरी रिजिड बॉडी की। तो मैकेनिक्स के अंदर जो भी बॉडी यूज होने वाली है वो बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी है। व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, व्हेनेवर एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, द बॉडी डज नॉट चेंजेस देयर डायमेंशंस। अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है, किसी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है और अगर बॉडी के डायमेंशन चेंज नहीं हो रहे तो उस बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। यूनिवर्स के अंदर, नेचर के अंदर 100% परफेक्टली रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम अज्यूम करते हैं। सेकंड थिंग ये है कि 100% रिजिड बॉडी तो नहीं है, लेकिन अगर हमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फोर्स के एक पर्टिकुलर लिमिटेड वैल्यू तक परफेक्टली रिजिड बॉडी हमें मिल जाती है। तो मैकेनिक्स के अंदर अगर सिंपली बॉडी इतना भी शब्द अगर यूज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बॉडी कौन सी है? रिजिड बॉडी है, जिसके ऊपर फोर्स तो एक्ट हो जाएगा लेकिन बॉडी के डायमेंशन चेंज होने वाले नहीं है। बॉडी कैसे रहने वाली है? या तो मोशन में रहेगी या फिर रेस्ट में रहने वाली है, तो उसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स एंड फोर्स का इफेक्ट, इन सब चीजों का स्टडी हमें कहाँ करना है? मैकेनिक्स में करना है। तो यहाँ पर 3 डेफिनेशन और आने वाली है आगे। तो 3 डेफिनेशन कौन सी है? तो तीनों डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि वो तीनों डेफिनेशन कौन से आने वाली है। हम 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशन लेने वाले। एक है फोर्स की, दूसरी डेफिनेशन है मोशन की और तीसरी डेफिनेशन कौन सी है? रेस्ट की। तो तीनों की डेफिनेशन हम 1 बाय 1 नीचे देखते चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है और बेसिक टर्म्स में हमने ये सारी डेफिनेशन दी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। पहली डेफिनेशन जो है वो है पार्टिकल से। फिजिक्स का लेक्चर जब भी स्टार्ट होता है तब हर एक टीचर एक वर्ड मैक्सिमम यूज करते हैं। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पार्टिकल यूज करते हैं कि पार्टिकल ये है, कि पार्टिकल थ्रोन पार्टिकल थ्रोन वगैरह, ये सारी चीजें जो है, मतलब पार्टिकल जो वर्ड है, ये पार्टिकल वर्ड काफी बार यूज होता है। तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि पार्टिकल मतलब है क्या। उन्हें लगता है कि पार्टिकल मतलब कोई छोटा सा पार्ट होगा, ठीक है, या छोटी सी बॉडी होगी, उसे पार्टिकल कहते हैं। तो यहाँ पर पार्टिकल की डेफिनेशन एक बार अच्छे से याद रखना है। व्हाट इज मीन बाय पार्टिकल? इफ the size of the body is negligible, if the size of the body is negligible in comparison to its range of motion, then the body is called particle. अगर किसी बॉडी की साइज अगर उसके मोशन के रेंज के कंपैरिजन में अगर कम है, निग्लिजिबल अगर है, तो उस बॉडी को हम क्या कह सकते हैं? पार्टिकल कह सकते हैं। मान लो कि मेरे हाथ में एक छोटा सा पेन है, अगर इस पेन को अगर मैं 1 फीट तक अगर थ्रोन कर दूं तो ये बॉडी हो जाएगी। इस पेन को अगर मैं 1 फीट तक अगर फेंक दूंगा तो इसकी जो लेंथ है, इसके लेंथ के कंपैरिजन में 1 फीट का डिस्टेंस जो है, 1 फीट का डिस्टेंस ये कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब ये बॉडी हो जाएगी। लेकिन इसी पेन को अगर मैं यहां से अगर 10 किलोमीटर दूर फेंक दूं,
यहां से कितना फेंक दूं, 10 किलोमीटर अगर दूर फेंक दूं तो 10 किलोमीटर की जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर की लेंथ मतलब मोशन की रेंज होगी, ये मोशन की रेंज होगी, क्योंकि मूव हुआ ना, मैंने यहां से फेंका तो कहां तक चला गया, 10 किलोमीटर तक वो चला गया। अभी इसकी जो लेंथ है पेन की, तो पेन की लेंथ और 10 किलोमीटर ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब पेन का डायमेंशंस मोशन की रेंज में कैसे निग्लिजिबल है, ये तो छोटा है ना, 10 किलोमीटर के कंपैरिजन में इसकी लेंथ कैसे है, निग्लिजिबल है, मतलब कंसीडर भी नहीं कर सकते, इसे हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि 10 किलोमीटर और ये लेंथ कंपेयर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी का जो मोशन है और मोशन की जो रेंज है, रेंज मतलब जो जितना डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रैवल करेगा वो रेंज, और बॉडी का डायमेंशन मतलब बॉडी का डायमेंशन अगर निग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू रेंज ऑफ मोशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी पार्टिकल। आप खुद भी पार्टिकल हो सकते हो। मान लो कि आप वहां पर आप एक जगह पर खड़े हो और आपके पीछे से एक बंदा आता है और वो आपको लात मार देता है, इतनी जोर से मार देता है वो आपको कि आप वहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरते हो। तो आपकी जो हाइट है ना, आपकी हाइट आपके मोशन के कंपैरिजन में क्या हो गई, निग्लिजिबल हो गई। तो इसका मतलब आप पार्टिकल बन गए। आप क्या बन गए, पार्टिकल बन गए। तो पार्टिकल की डेफिनेशन आपको याद रखना है। पार्टिकल का यह मतलब नहीं होगा कि वो छोटा होगा या फिर एकदम निग्लिजिबल या स्मॉल होगा। क्या है कि किसी भी बॉडी की साइज अगर उसके मोशन के कंपैरिजन में, उसके मोशन के कंपैरिजन में, ठीक है, मतलब रेंज ऑफ मोशन जो है उसके कंपैरिजन में अगर निग्लिजिबल है तो उसे हम पार्टिकल कहने वाले हैं। उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है, यहां पर कुछ एनिमेशन दिया है हमने कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो सेकंड डेफिनेशन है मास की। व्हाट इज मीन बाय मास? मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं, व्हाट इज मीन बाय मास एंड व्हाट इज मीन बाय वेट। तो यहां पर हमने मास एंड वेट दोनों पॉइंट कवर कर लिए हैं कि मास किसे कहना है और वेट किसे कहना है। तो पहला पॉइंट है मास का, और उसके बाद नेक्स्ट लेंगे हम वेट वाला पॉइंट लेंगे। मास मतलब द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और मटेरियल नाउ स्टोर इन बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी भी मटेरियल, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल स्टोर करके हमने रखा है, जो भी मटेरियल है, दैट मटेरियल इज नथिंग बट द कौन है, मास है। जैसे कि यहां पर आपने ये ऊपर मास रख दिया है, कौन सा, केजी के अंदर, मतलब ये जितना भी मटेरियल है, जितना भी मटेरियल है, जो मटेरियल हम बॉडी के अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, दिस मटेरियल इज नथिंग बट द कौन है, मास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन में जो भी प्लास्टिक का जो मटेरियल है, दिस मटेरियल, दिस स्टोर मटेरियल, ये स्टोर मटेरियल इज नथिंग बट द मास है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि मास इज अ डिनोटेड बाय स्मॉल एम और कैपिटल एम। जब हम फिजिक्स आगे कंटिन्यू कर लेंगे तब मास के लिए कभी स्मॉल एम यूज होने वाला है तो कभी कैपिटल एम भी यूज होने वाला है। इट इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। मास जो है ये मास स्केलर क्वांटिटी भी है और साथ ही साथ ये कांस्टेंट भी है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। स्केलर और वेक्टर मतलब दो टाइप की क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 2 के अंदर एक्सप्लेन किया था कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम क्लासिफाई कर देते हैं तो एक फंडामेंटल, एक क्लासिफिकेशन फंडामेंटल, डिराइव और दूसरा क्लासिफिकेशन स्केलर एंड वेक्टर होता है। तो वहां पर भी हमने डेफिनेशन देख ली थी। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर जो 2 है, तो लेक्चर नंबर 2 आप एक बार वापस से देख लेना है। तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास कौन है, स्केलर क्वांटिटी है एंड इट इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। मतलब आप इस पेन को लेके कहीं पर भी जाओ, इंडिया में जाओ या इंडिया के बाहर कहीं पर भी जाओगे तो इसका मटेरियल ना तो कम होने वाला है ना ही एक्सटेंड होने वाला है। हाँ, आप इसे ब्रेक कर दोगे वो बात अलग है, लेकिन ये खुद से मतलब अपने आप से इसे आप कहीं पर भी जाकर अगर काउंट कर लोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है। मतलब मास का जो मैग्नीट्यूड होता है, मास का मैग्नीट्यूड एट एवरी प्लेस, कहीं पर भी जाइए आप, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज अ फॉर्मूला फॉर मास। मास के लिए फॉर्मूला है आपके पास m इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय जी इन केजी। इसका यूनिट जो है, यूनिट है मास का यूनिट केजी। w का मतलब है वेट, W का मतलब क्या है, यहां पर वेट है, और स्मॉल g का मतलब जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली ये कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का।
ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन कौन, ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.81 यूनिट होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वैल्यू है एसआई सिस्टम के अंदर, ये वैल्यू है एसआई सिस्टम के अंदर। दूसरी वैल्यू है स्मॉल जी इज इक्वल टू 981, लेकिन यूनिट चेंज है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू है सीजीएस सिस्टम के अंदर 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस सिस्टम के अंदर। इसे नोट करके रखना है। यहाँ पर W का मतलब है वेट, G का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दो वैल्यू है, एक वैल्यू है एसआई में तो दूसरी वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है वेट की। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, वेट की। हम वापस से वेट और मास दोनों को कंपैरेटिवली एक्सप्लेन करने ही वाले हैं। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय वेट। वेट मतलब द फोर्स विथ विच अ बॉडी कैन अट्रैक्टेड, अ बॉडी कैन attracted, underline to the word, a body can attracted towards the center of earth, towards the center of earth is called weight. Now it is denoted by, इसे डिनोट करते हैं कैपिटल W या फिर स्मॉल w से। दूसरा पॉइंट है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे जैसे प्लेस चेंज होगी वैसे वैसे वेट का जो मैग्नीट्यूड है, ये वेट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, क्योंकि इसे डायरेक्शन है पर्टिकुलरली, ये अट्रैक्टिव इन नेचर है यहाँ पर। ना उसके बाद फॉर्मूला फॉर वेट W इज इक्वल टू mg, और इसका यूनिट जो है वो यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। अभी ये सारे पॉइंट हम कंपैरेटिवली एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, हमने पहला जो पॉइंट देखा वो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा मास का। व्हाट इज मीन बाय मास, मास इज नथिंग बट द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर और मटेरियल स्टोर इन द बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना भी मटेरियल स्टोर करके हमने रखा है, दैट मटेरियल इज नथिंग बट द मास है। जैसे कि ये पेन है, पेन प्लास्टिक का है, तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल हमने स्टोर करके रखा है, जितना भी मटेरियल हमने स्टोर करके रखा है, दिस मटेरियल इज नथिंग बट द मास। और अगर इस पेन को अगर मैं हाइट पे से रिलीज अगर कर दूं, इस पेन को अगर मैं हाइट से अगर रिलीज कर दूं, तो ये पेन कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब जिस फोर्स की वजह से ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड्स द सेंटर, कहां अट्रैक्ट हो रही है, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स इज नथिंग बट द वेट है। इसका मतलब कि वेट इज नथिंग बट द कौन, फोर्स, और फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है और वेट का यूनिट भी न्यूटन है। दोनों के दोनों सिमिलर क्वांटिटी है। कौन, सिमिलर है, सेम नहीं है, दोनों के दोनों सिमिलर क्वांटिटी, क्योंकि सेम और सिमिलर में डिफरेंस होता है। सेम अगर मैंने सेम कह दिया तो फोर्स के जैसा नेचर है, मतलब फोर्स का जैसे टाइप है, टेंसाइल फोर्स है, कॉम्प्रेसिव फोर्स है या फिर शेयर फोर्स है, वैसे वेट नहीं है कि टेंसाइल वेट, कॉम्प्रेसिव वेट वैसे नहीं है। लेकिन इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वेट एंड फोर्स बोथ आर सिमिलर क्वांटिटी। तो वेट का यूनिट न्यूटन है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है। तो वेट इज नथिंग बट द फोर्स। वेट मतलब एक ऐसा फोर्स है जो हर एक बॉडी को अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहने वाले हैं, वेट कहने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W और स्मॉल w। वेट जो होता है तो वेट का जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल W या फिर स्मॉल w से इंडिकेट करेंगे। मास जो होता है तो मास कैपिटल M या स्मॉल m से लेते, मतलब इनिशियल लेटर यहां पर यूज किए हैं। दूसरा पॉइंट इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यहां पर वेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे जगह चेंज होगी वैसे वैसे वेट का जो मैग्नीट्यूड है वो वेट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन मास में हम क्या कह रहे हैं कि मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास का मैग्नीट्यूड कैसे है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। सेम थिंग, ये जो पेन है, इस पेन के अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम मास कह रहे हैं। पेन के अंदर जो मटेरियल है, इस मटेरियल को हम मास कह रहे हैं। तो मटेरियल तो चेंज होने वाला है नहीं, मटेरियल ना तो इंक्रीज होने वाला है ना ही डिक्रीज होने वाला है। इसका मतलब मटेरियल अगर चेंज नहीं हो रहा है तो मास का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है। अभी वेट कैसे चेंज हो रहा है, तो वेट क्यों चेंज हो रहा है कि वेट इज नथिंग बट द फोर्स। कौन है, एक फोर्स है। कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो हर एक बॉडी को अर्थ की सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर हम मान लो कि हमने एक अर्थ निकाल दी, ठीक है, मान लो कि ये
अर्थ है यहाँ पे, अर्थ के सेंटर में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी, एक्चुअली जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि अर्थ के सेंटर में मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल कौन है, फोर्स है यहाँ पे। जैसे जैसे हम अर्थ की सेंटर से अगर हम दूर जाते हैं तो वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और स्मॉल जी जो, स्मॉल जी ये जो टर्म्स है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। अगर ये कंपोनेंट हम अर्थ के सरफेस के ऊपर, कहां पर, अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू हम 9.81 लेते हैं और हर एक जगह पर हम इसकी वैल्यू सेम रखते हैं या फिर कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब अर्थ की सेंटर से हम अवे जाएंगे, दूर जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर टूवर्ड्स आएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स पूरे सरफेस पर कांस्टेंट नहीं है, पूरे अर्थ में, अर्थ पर कांस्टेंट नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कहीं पर रैपिडली अट्रैक्ट कर रहा है तो कहीं पर स्लोली अट्रैक्ट कर रहा है। अगर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसीलिए यहां पर वेट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, और कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जो कि पूरे अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, पूरे अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, वो वैरी हो रहा है, इसीलिए वेट भी क्या हो जाएगा, वैरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों भी है, इसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी है। मास को डायरेक्शन नहीं है, मास को डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ कौन है, मैग्नीट्यूड है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को, जो भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम वेक्टर कहते हैं। एक्चुअल वेक्टर की डेफिनेशन इससे भी ज्यादा एक्सटेंडेड है, ठीक है, लेकिन वो एक्सटेंडेड वाली डेफिनेशन हम वेक्टर टॉपिक जो सेकंड लेक्चर है, सॉरी जो सेकंड टॉपिक है, वो सेकंड टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 3 डेफिनेशन देख ली है। उसके बाद उसका फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है W इक्वल टू कौन, mg, अगेन वापस, ठीक है। कोई एक फॉर्मूला लर्न करके रखिए, W इक्वल टू mg, m का मतलब है मास और g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हमें मास चाहिए तो g को ट्रांसफर कर दो तो W बाय g मतलब मास हो जाएगा, और अगर g को ट्रांसफर कर दो तो W इक्वल टू mg वेट का फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ उसके बाद डेफिनेशन नंबर 4, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। क्या है फोर्स की डेफिनेशन, इट इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर, एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी, और विच कैन चेंजेस द शेप एंड साइज, और विच कैन चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। एक्चुअली फोर्स के 2 डेफिनेशन है, एक्चुअली फोर्स के 2 डेफिनेशन है। अगर मैं डेफिनेशन को यहां से ब्रेक कर दूं तो इस साइड की डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स, ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिक्स, और यहां से अगर मैं इसे आगे ब्रेक कर देता हूं तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिखा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, मतलब ये डेफिनेशन है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जैसे इलास्टिसिटी टॉपिक है तो इलास्टिसिटी टॉपिक में ये डेफिनेशन आने वाली है, ठीक है। तो इससे पहले जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है मैकेनिक्स की, हमने दोनों को कंबाइन करके रखा है यहाँ पे कि मैकेनिक्स की भी डेफिनेशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल की भी डेफिनेशन। तो व्हाट इज मीन बाय फोर्स, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जो बॉडी की स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में जाएगी, और अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगी। जैसे कि अगर आप मतलब 2 व्हीलर चला रहे हो तो 2 व्हीलर मतलब गाड़ी ऑलरेडी कैसे है, मोशन में है। अगर आप गाड़ी को बोलोगे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुकने वाली, रुकेगी नहीं रुकेगी। क्या करना होगा, आपको ब्रेक अप्लाई करना होगा। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो इसका मतलब यह है कि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है कि गाड़ी रुक रही है, 2 व्हीलर जो भी है, बाइक जो भी है आपके पास, वो बाइक रुक रही है, मतलब यहां पर बॉडी की स्टेट क्या हो रही है, चेंज। जैसे ही आप एक्सीलरेटर बढ़ा दोगे तो एक्सीलरेटर बढ़ाने के लिए भी आपको एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर कि जो बॉडी की स्टेट क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम फोर्स कहते हैं। यहां पर दूसरी एक डेफिनेशन है, द एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंजेस द शेप एंड
साइज ऑफ द बॉडी। एक एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा भी है जो बॉडी का शेप और साइज दोनों के दोनों क्या कर देगा, चेंज कर देगा। जैसे कि रबर है, रबर को अगर आप स्ट्रेच कर दोगे तो रबर के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, रबर के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे। मतलब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फैक्टर का इफेक्ट क्या हुआ कि बॉडी के डायमेंशंस चेंज हो गए, बॉडी के डायमेंशन चेंज हो गए। जिस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बॉडी के डायमेंशन चेंज हो रहे या फिर बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, उस एक्सटर्नल फैक्टर को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। यहां पर एक डायग्राम है, देखिए यहां पर एक्सटर्नल फैक्टर एक्ट हो रहा है, इस एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से इसकी स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है। दैट एक्सटर्नल फैक्टर इज नथिंग बट द कौन है, फोर्स है। इस एक्सटर्नल फैक्टर को हम फोर्स कहने वाले हैं। नाउ इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, ठीक है, यहां पर हम डिनोट करने वाले किससे, कैपिटल एफ से इंडिकेट करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला है W = mg। नाउ न्यूटन, इसका यूनिट जो है वो यूनिट है न्यूटन। एक्चुअल जो फॉर्मूला है फोर्स का वो फॉर्मूला है कि F = ma, F = कौन, ma, बट ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कौन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से F = ma भी होता है। और यहाँ पे फ्रीली फॉल अगर है तो F = mg होता है। फ्रीली फॉल है मतलब फ्रीली फॉल में भी एक वन टाइम तो फोर्स एक्ट होता ही है ना। जैसे कि अगर हम क्रिकेट खेल रहे तो क्रिकेट खेलते समय हम बॉल को अगर हिट कर देते हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर तो एक्ट हो ही रहा है वहां पे, लेकिन बॉल जो है वो आगे जाके फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी होता है। तो यहाँ पे फोर्स के आपको दो फॉर्मूले याद रखना है, एक फॉर्मूला है F = mg और दूसरा है F = कौन, ma। ये सारा मतलब जो फॉर्मूले है दोनों के दोनों, ये दोनों फॉर्मूले और ज्यादा डिटेल में आने वाले, इतने डिटेल में आने वाले हैं कि इन दोनों के ऊपर तकरीबन मतलब नियर अबाउट 3 से 4 लेक्चर बनने वाले हैं इसके ऊपर। तो अभी आपको याद रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला F = कौन, mg या फिर F = कौन, ma। यहां पर a का मतलब है सिंपली एक्सेलरेशन, सिंपली क्या मतलब इसका, एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन, तो उसकी भी डेफिनेशन अभी हम लेने वाले हैं, एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन हम लेने वाले हैं और डिटेल में लेने वाले हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स से कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इससे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर की डेफिनेशन डिस्टेंस की, कि व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस। Distance, the actual path traveled by particle, the actual path traveled by particle is called distance। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज होते हैं। तो हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं बाद में आपको कंपैरेटिवली बता देता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इट इज डिनोटेड बाय x और s से भी इसे हम डिनोट कर सकते हैं। मतलब ये जो घूम रहा है तो ये जितना भी पाथ ट्रैवल कर लेगा, एक्चुअल में जितना भी पाथ ये ट्रैवल कर लेगा, दिस पाथ इज नथिंग बट द कौन है, डिस्टेंस है। और इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, the shortest path between initial position and final position of a particle is called displacement। अब मैं आपको कंपैरेटिवली बताता हूं कि डिस्टेंस किसे कहना है और डिस्प्लेसमेंट किसे कहना है। तो उसके लिए हमारे पास एक एनिमेशन है, उस एनिमेशन से हम इंडिकेट करेंगे। यहां पर ब्लू में, यहां पर ब्लू कलर डिस्टेंस इंडिकेट करने वाला है, मतलब ब्लू लाइन डिस्टेंस दिखाएगी तो रेड लाइन डिस्प्लेसमेंट दिखाने वाली है। डिस्टेंस की डेफिनेशन है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, मतलब ये जैसे जैसे मूव हो रहा है, जैसे जैसे जो भी पाथ ये कवर कर रहा है, ये ट्रैवल पाथ मतलब डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट मतलब आप उस पाथ से चाहे जाओ या ना जाओ, लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, और जो भी पाथ रहने वाला है वो पाथ मतलब कौन, यहां पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। मतलब रेड लाइन कौन बता रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और ब्लू लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, यहां पे डिस्टेंस इंडिकेट कर रही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल, एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय पार्टिकल। आप एक जगह से जिस तरह से चलते चलते जा रहे हो आप, ठीक है, वो जो पाथ है वो पाथ मतलब डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, डायरेक्टली दोनों के बीच में का जो भी पाथ आएगा दैट पाथ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, एक और पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे
कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो कि आप यहां पर ए पॉइंट पर खड़े हो, आप यहां पर ए पॉइंट पर खड़े हो और आपको बी पॉइंट जाना है। कहां जाना है? बी पॉइंट के लिए जाना है। अगर आप ए से निकलकर अगर आप इस तरह से अगर आप मूव होते 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 अगर आप बी पर अगर जा रहे हो, ठीक है, दिस फर्स्ट पाथ इज नथिंग बट ये हो गया आपका डिस्टेंस। ये क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अभी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा कि ये इनिशियल पोजीशन और ये बी मतलब कौन है? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी लाइन हम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, दैट स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट द कौन? डिस्प्लेसमेंट। फिर पार्टिकल चाहे इस पाथ से मूव हो चुका है या नहीं हुआ है, डजंट मैटर, लेकिन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने वाली जो लाइन है या फिर पाथ है, दैट पाथ इज नथिंग बट द कौन? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस अलग है। डिस्टेंस आप जिस तरह से जा रहे हो तो उसे डिस्टेंस, मान लो कि ये यहां से निकला और यहां पे गोल 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 घूम के, ठीक है, वापस कहा गया बी पे, तो जितना भी पाथ ये ट्रैवल कर लेगा, ये टोटल ट्रैवलेबल पाथ मतलब कौन हो जाएगा? यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कौन है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन है, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इंडिकेटेड एज एक्स बार और आर बार। ज्यादातर आर बार यूज होने वाला है और आर बार का दूसरा नाम है पोजीशन वेक्टर। आर बार का दूसरा नाम है पोजीशन वेक्टर। यह आर बार भी डिटेल में आने वाला है वेक्टर टॉपिक के अंदर, बहुत बड़ा पॉइंट है ये आर बार का। तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट आर बार से इंडिकेट किया जाता है या फिर एक्स बार से इंडिकेट किया जाता है। एक्चुअली ऊपर जो लाइन ड्रॉ की है ना, इस लाइन क्या इंडिकेट कर रही है? ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या इंडिकेट कर रही है? कि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसे ये इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देख ली है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है स्पीड की। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफी बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है। बड़ा लेक्चर इसलिए होगा क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड पॉइंट है, जैसे कि स्पीड के बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन, और भी ज्यादा नेक्स्ट पॉइंट आने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम सारे डेफिनेशन कवर करने वाले हैं।